हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं रुशिल। ये अभी रिसेंटली लास्ट ईयर कनाडा आया है, नया स्टूडेंट, अगस्त 1 2022 को। और रिशिल का कनाडा में आने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था और थोड़ा सा अलग था, जो कि मेरे को लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलाई करते हैं सिर्फ एजेंट की नॉलेज पे। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए शायद ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो। वो आपको एंड में आप खुद डिसाइड करोगे आपके लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट है कि नहीं। जो भी रुशिल सारी डिटेल्स बताएगा, तो अभी रुशिल से जानेंगे कि कैसा कैसा उसने क्या क्या कौन सी चीज़ें की जो कि इस प्रोसेस में उसको हेल्प करी, और ओवरऑल उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो रुशिल, वेलकम। और थोड़ा सा बताइए आपके प्रोसेस के बारे में और कनाडा की जर्नी के बारे में। तो मैं अगस्त 1 को आया था कनाडा अपने विजिटर वीज़ा पे। मेरी एप्लीकेशन उससे पहले गई हुई थी, इंडिया से ही मैं अप्लाई करके आया था स्टडी परमिट के लिए। तो मैं अपना पहला महीना कनाडा में मैं अपने फैमिली के साथ थोड़ा घूमा, इधर उधर गया, अपने स्टडी परमिट की वेट की। फिर जब स्टडी परमिट एप्लीकेशन अप्रूव होने की वजह हाँ, अप्रूव होने की वेट की, हाँ। तो अगस्त 31 के आसपास, क्योंकि मेरा कोर्स सितंबर 1 को शुरू हो रहा था, तो मेरे स्टडी परमिट के आने से पहले ही मैं सस्केटून आ गया, मेरा यूनिवर्सिटी। ठीक, तो फिर सस्केटून आए तो एक रेंटल अपार्टमेंट लिया है, एयरबीएनबी लिया इधर, अपना सामान छोड़ा, फिर बस एक ट्रिप ले ली, एक छोटी सी ट्रिप ले लिया और अब अल्बर्टा वापस आ गए। आते समय मेरे को अप्रूवल आ गया कि हाँ, मेरे अपना स्टडी परमिट हाँ, अप्रूव हो गया। अब स्टडी परमिट अप्रूव हो चुका है, आप अपना पासपोर्ट भेज सकते हो। अगर जिस कंट्री में हो आप, उस कंट्री के हिसाब से वो आपको बताते हैं कहाँ भेजना है आपको। ठीक है, तो वो पूरी लिस्ट आपको आपके पोर्टल पे आ जाएगी, आईआरसीसी पे। तो फिर क्योंकि मैं कनाडा में था, तो मेरे को ऑटोवा भेजना था ताकि उधर से स्टैम्प होकर वो आ जाए। उसमें स्टैम्प होकर आने में 2.5 हफ्ते लग गए, जो बहुत बुरा हुआ क्योंकि मेरा ऑलरेडी कोर्स शुरू हो चुका था। और 2.5 हफ्ते के दौरान हाँ, सितंबर 1 जो कोर्स शुरू होना था वो शुरू हो चुका था यूनिवर्सिटी में, तो वो उसके लिए आप सेटिंग रहा। हम्म। तो जब मेरा आया भी, तब मेरे पास कोई रिलेटिव नहीं था, तो मैं बॉर्डर नहीं जा पाया, क्योंकि बॉर्डर जाना होता है ताकि आपको स्टडी परमिट मिल जाए। जो आपको ऑटोवा भेजकर जो स्टैम्प होता है, वो बस एक वीज़ा टाइप होता है कि हाँ, आपको एंट्री अलाउ हो चुकी है, और आपको वो वो स्टैम्प चाहिए आपकी होता है। स्टडी परमिट ऑथराइजेशन की एक हाँ, वैलिडेशन है कि आप अभी यहाँ पर सर्टेन बॉर्डर या जौन से भी आप प्रोविंस में हो वहाँ पर जाकर आप स्टडी परमिट ले सकते हो। हाँ, तो वो ऑथराइजेशन ऑटोवा से मिल जाती है आपको, हाँ। राइट। तो फिर जब मेरे अंकल आए, मेरे फूफा जी आए मेरे ब्रैम्पटन से, तो तब हम गए। तब 1 महीना ऑलरेडी हो चुका था मेरे कोर्स शुरू हुए। तो मेरे सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बोल दिया कि मेरे सारे जो काउंसलर्स थे उन्होंने बोल दिया कि आप लीव ले लो, इस साल मत करो। फिर आप जनवरी में कुछ सब्जेक्ट्स ले लेना ताकि आपका एडमिशन ना वो रोक दे, एंड वाइड हो जाए। आपको रीअप्लाई ना करना पड़े। तो फिर मेरे को लीव दी उन्होंने, जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कॉलेज देता है, जो आईआरसीसी के लिए वैलिड होता है। तो फिर फिर मेरे को अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने थे, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरे पास कोई कैनेडियन क्रेडिट्स नहीं थे सब्जेक्ट्स के। तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो गई। तो फिर जब मेरा कोर्स फाइनली स्टार्ट हुआ, वो ऑलरेडी क्या मेरे को फिर मेरे को जो जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा था, उसका भी मेरे को रेंट पे करना पड़ा पूरे 4 महीने, जबकि मैं रह भी नहीं रहा था क्योंकि मेरा सामान बहुत सारा था इधर। और जॉब भी नहीं कर सकते इस दौरान। हाँ, इस दौरान जॉब भी नहीं कर सकते। सिर्फ जॉब कर सकते हैं जब आपका कोर्स शुरू हो जाए। जब आप फुल टाइम स्टूडेंट स्टेटस पे हो और एटलीस्ट आपने एक फुल टाइम स्टूडेंट का सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया। फुल टाइम स्टूडेंट होने के लिए एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में। हाँ जी। तो हाँ, फिर लीव ली आपने। लीव ली। वो लीव आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसलर से मिल जाएगी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में है, वो आपको लीव दे देंगे। या कॉलेज में आपके कोई भी अगर हाँ, इंटरनेशनल, तो आप उनसे डिस्कस करो तो वो आपको ये सब प्रोसेस दे देंगे लीव लेने का। तो बेसिकली ओवरऑल रुशिल का मन था कि इंडिया से ही स्टडी करना है कनाडा में, बट उसके पास ऑलरेडी विजिटर वीज़ा था, राइट। और तो उसने स्टडी परमिट की एप्लीकेशन इंडिया से ही डाल दी थी कनाडा में।
बट उसके दौरान वो कनाडा में ट्रांसफ़र कर चुका था यहाँ पे घूमने फिरने के हाँ, लिए, घूमने मतलब फिरने के लिए। ट्रिप उसने लगा ली थी कनाडा में। बट जब तक वो कनाडा में था तब तक उसका स्टडी परमिट एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, जो कि अच्छा हुआ। बट उसको फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसके कारण कि उसकी स्टडी जो सेमेस्टर की होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन की स्टडी सेमेस्टर है, वो काफ़ी आगे निकल चुका था। बट वो कंटिन्यू नहीं कर सकता था। अब 1.5 महीने बाद वो स्टार्ट करेगा, कैसे मैच करेगा? जो इतनी ज़्यादा स्टडी मिस हो गई है, वो ज़्यादा मिस ना करते हुए फिर इन्होंने डिसीजन लिया कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर को ही शुरू करेंगे। उतनी देर अभी मैं कनाडा में अपना जो भी है अपनी फैमिली के साथ रह लूँ या कुछ कर लूँ। बट उसका ये थोड़ा सा नुकसान हो गया कि उसके सिंस वो स्टूडेंट नहीं है, वो जॉब नहीं कर सकता, उसके एक्सपेंसेस उसको देखने पड़ रहे, रेंटल प्लेस भी उसको मैनेज करनी पड़ रही है, और ये सब चीज़ें उसको देखनी पड़ी। और फिर उसके बाद उसने अपना नॉर्मली सेमेस्टर अभी विंटर में शुरू किया है विद 3 कोर्सेज, और अभी आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग रोशिल करेगा, राइट? हाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूँगा, यस। ओके। और इसमें ये भी देखना है कि आपको बाकी सब चीज़ें सेम है, आपको ऑफर लेटर पहले मंगवाना पड़ता है, इंडिया में ही मंगवाना पड़ता इंडिया है, में मंगवाना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। और ये आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली करें कि अगर आप कनाडा जाते हो तो कितने का टाइम लग सकता है आपका स्टडी परमिट अप्रूव होने के लिए और डिसीज़न आने के लिए, और उसके दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, राइट? और कुछ रुशिल आप शेयर करना चाहो अपनी प्रोसेस के बारे में और दूसरे स्टूडेंट्स को जो कि हेल्पफुल हो? तो आप इन 3 वे हैं जिससे आप स्टडी परमिट करके आ सकते हो। एक है कि आप स्टडी परमिट इंडिया में अप्लाई करो, आप वेट करो उसके आने का, आप भेजो, एंड देन आप कनाडा आओ, जिसमें नो रिस्क है, आपको कोई मॉनेटरी लॉस के चांसेस नहीं है, एंड आप अच्छे से कर भी सकते हो अपने। तो मतलब ये बेस्ट है ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है ये बेस्ट है ऑप्शन, ये बेस्ट है ओवरऑल ऑप्शन है। अगर आपका बट बेस्ट इन केस सिनेरियो है इसका, अगर आपका कोई नहीं है, आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप शो कर सकते हो, अपने फंड शो कर सकते हो, और आपके फैमिली भी है इधर, तो एक बेटर वे है, बट थोड़ा लॉस के चांसेस हैं उसमें, जैसे मेरे साथ हुआ। आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, और उसके बाद आने से पहले ही आप अपने विजिटर वीज़ा पे, इसके लिए विजिटर वीज़ा पहले चाहिए होगा, आप अपने विजिटर वीज़ा पे आ सकते हो, थोड़ा घूम सकते हो, और उसके लिए वेट कर सकते हो ताकि थोड़ा और टाइम कट जाए, एंड देन जैसे ही आ जाए फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हो। इसमें चांस है कि आपका थोड़ा मॉनेटरी लॉस हो जाए, कि अगर डिले हो गया तो आपको फिर कनाडा में ही रहना पड़ेगा उस ड्यूरेशन के लिए, फिर आप अर्न नहीं कर सकते, आपको फिर रेंट के देना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा लॉस हो सकता है, और डिसप्रूव भी हो सकता है। हाँ, फिर वो भी हो सकता है कि आपको वापस जाना पड़े। और एक थर्ड वे है, वो जो बिल्कुल भी किसी केस में अच्छा नहीं है, कि आप इधर ही आकर अप्लाई करो, क्योंकि फिर आप उसमें आपको 3-4 महीने लग जाएंगे, आपको फिर कैश जॉब्स करनी पड़ जाएंगी, फिर वो तो फिर इलीगल हो जाती है, वो तो करना अच्छा नहीं होता। तो ये थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आपको करना है तो फर्स्ट 2 में करो, और सेकंड तभी करो कि अगर आपकी कोई फैमिली है इधर, या आपके पास ठीक आपके इनकम, विजिटर वीज़ा लगा हुआ है, और विजिटर वीज़ा लगा हुआ है, बट अगर आपकी फैमिली है या फंड्स हैं इधर अच्छे खासे। ओके, तो बेस्ट ओवरऑल 3 वे रुशिल ने बताए हैं, और सेकंड वाला उसने खुद अभी आपके साथ शेयर किया पूरे डिटेल में कि जो उसने खुद भी अभी कनाडा में विजिटर वीज़ा पे आया, और फिर उसके बाद स्टडी परमिट एप्लीकेशन उसकी अप्रूव हो गई, और फिर उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में अपनी स्टडी परस्यू की आफ्टर 1 टर्म, और उसके साथ उसको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई उसके बारे में भी उसने शेयर किया। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो थैंक यू रुशिल बताने के लिए और ये वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे व्यूवर्स के साथ। और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, जैसे कि रुशिल ने बोला कि पहले नंबर पे वो तो है ही, आपको कनाडा आना नहीं है, और आप सबसे पहले सब कुछ अप्रूव करवा के फिर ही कनाडा की ट्रिप लगाते हो। बट फॉर सम विजिटर वीज़ा वाला ऑप्शन ये हो सकता है, क्योंकि उनके पास पहले से विजिटर वीज़ा हो सकता है कि उनके पास है, और आगे वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं कनाडा में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो थैंक यू रुशिल फॉर कमिंग ऑन दिस वीडियो। तो आप, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे, और आपकी कोई भी अगर क्वेरीज़ है इसके रिगार्डिंग, आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे देना, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट का,
जिसके ऊपर इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या डिटेल लाइक रिटन में उन्होंने वेबसाइट में दे रखा है, तो आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ एजेंट की बात पे रिलाई नहीं करना, आप खुद भी अब सिंस इंडिया में भी अब इतना डिजिटलाइजेशन हो गया, तो आप खुद भी ऑनलाइन कंप्यूटर पे जाके देख सकते हो और अपने मोबाइल पे इवन देख सकते हो। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय। बाय।